एजाजुल हक साहब, पिछले दिनों में बहुत सी बातें चली कि डायलॉग्स हो रहे हैं। किसी ने तो यहां तक कह दिया कि मुआहिदा तय भी पा चुका जो निकाल सामने रखे थे, लेकिन उसका आउटकम देखने को नहीं मिला। अभी अगर आप टेलीग्राफ को लिखे गए बानिए पीटीआई के खत को देखें तो उसके अंदर जिस तरीके का लबो लहजा इस्तेमाल किया गया है उससे तो ये तासुर नहीं मिलता कि बैकडोर डिप्लोमेसी कोई चल रही है। तो आपकी नज़र में या आपके ज़राए क्या बताते हैं कि आउटकम इसका क्या निकलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहली बात तो यह है कि मुज़ाकरात जो है ना वो कभी बंद नहीं होते। मुज़ाकरात कहीं ना कहीं होते रहते हैं, कोई बैक डोर से होते हैं, कभी फ्रंट डोर से होते हैं। लेकिन ये जो बात की गई ना कि पीटीआई की तरफ से जो ऑफर रही है किस्म की कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही मुज़ाकरात करेंगे, सिर्फ वहाँ पर मैं आगे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आया था। एस्टेब्लिशमेंट कभी भी मुज़ाकरात के अंदर एक जमहूरी हुकूमत के होते हुए डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती। माजी में जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ डायलॉग हुए वो उस वक्त हुए जबकि मार्शल लॉ था और जैसे कि NRO हुआ, मोहतरमा का और जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ मुलाकात हुई और दीगर, यानी कि माजी के मैं बहुत से आपको इस किस्म के इश्यूज जो है वो बता सकता हूँ। उससे पहले तो सारे 58(2) ही इस्तेमाल होते रहे और वो सदर का इख्तियार था करने का, चाहे पीछे उसके जो भी हो, लेकिन सामने जो थे वो 58(2) था और वो इख्तियार सदर के थे। इस वक्त देखें, कभी भी इस्टेब्लिशमेंट जमहूरियत के होते हुए किसी से डायलॉग नहीं करेगी जब तक कि जमहूरी हुकूमत उनसे रिक्वेस्ट न करे। माजी के अंदर जब डायलॉग हुआ और ये आजकल बहुत ही मतलब हर चैनल के ऊपर टॉक शोज के अंदर और दीगर बहस मुबासे के अंदर भी यही बात हो रही है कि गुफ्तगू शुरू हो गई है और जैसे आपने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कंक्लूड भी हो गई है। तो माजी के अंदर भी देखें, अगर आप माजी करीब में जाएं, जब धरना हो रहा था, धरने के दौरान जब जनरल रहीम शरीफ ने गुफ्तगू की तारिक कादरी साहब से और इमरान खान साहब से, तो वो भी उन्होंने वजीर आज़म के कहने पे की, यानी कि वो खुद से नहीं आगे थे। चाहे उसमें मुशावरत हुई थी वजीर आज़म के साथ, उन्होंने कहा था ये मामला ठंडा होना चाहिए, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अपना किरदार अदा करता हूँ। मौजूदा सूरत हाल में पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में पहले कोई तय करना पड़ेगा और फिर उसके बाद सारे स्टेक होल्डर्स जो है वो साथ बैठ सकते हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब तक पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल के अंदर एक मिनिमम एजेंडे पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी नहीं होती, एक पेज पर नहीं आती, ना हमारी इकोनॉमी दुरुस्त हो सकती है, ना बाहर से डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी और ना ही बाहर के लोगों को एतमाद होगा पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि उन्हें ये गैर यकीनी सी सूरत हाल है जो नजर आएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें हर जमात को अपना अपना किरदार अदा करते हुए एक एक कदम पीछे जाना होगा आगे बढ़ने के लिए। तो क्या इसके लिए वो तैयार है या नहीं तैयार है? पिछले हफ्ते का मैं जिक्र करूंगा कि पार्लियामेंट के अंदर जो हमने देखा, मैं उसका जिक्र करूंगा कि एक बहुत ही शोर शराबे के बाद, एक तूफान के बाद एकदम से खामोशी पैदा हुई थी, एक लल आ गया था वहां पर और एक अच्छी गुफ्तगू स्पीकर के जरिए या मालूम नहीं कि बैकडोर क्या किससे क्या बात की, क्या बात नहीं हुई, एक अच्छा तासुर दिया गया कि अब पार्लियामेंट जो है वो चलती हुई नजर आ रही है और एक वो गो और नो और मतलब गाली गलौज के बजाय वहां पर एक मुहज़्ज़ब तरीके के साथ पार्लियामेंट चल रही थी। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक सोच तो है ऑपोजिशन के अंदर भी कि इन हालात को बेहतर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा एजाजुल हक साहब, आपने बड़े शौक से जिस हुकूमत को वोट दिया, उस हुकूमत ने बेचारे किसानों को सड़कों पे ला के खड़ा कर दिया, जेलों के अंदर डाल दिया। तो अब आपका वोट जो है वो भी शायद अब उसकी भी कदर नहीं की गई, तो आपकी हुकूमत करने क्या जा रही है? देखिए, आपकी हुकूमत तो आप ना कहेंगे, वोट देने से कोई मैं हुकूमत नहीं मैं तो कहूँगा ना एजाज साहब, ऐसा नहीं हो ना। मैंने तो कहूँगा जिसने वोट दिया है उसकी हुकूमत है, मुझे तो कहने देना आपकी हुकूमत, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, ये हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है और हम इंडिपेंडेंट है। ये ठीक है कि वोट मांगने, मैंने दोनों तरफ कहा था भाई वोट मांग लो जिससे,
तो दूसरी तरफ से जब कोई राय सामने नहीं आई तो फिर हमने जिस तरफ से राय सामने आई थी वहां पर एक अपना वोट जो है वो डाल दी। पुरानी मोहब्बत भी तो है ना, पुरानी मोहब्बत भी था ना एजाज साहब, पुरानी मोहब्बत भी जाग पड़ती है ना। वो आप कहना चाहें आप कह सकते हैं, लेकिन ये वो हाल नहीं था जब जमाली साहब के जमाने में मेरे एक वोट से हुकूमत बन गई थी। यहाँ पर उनके पास एक क्वेश्चन था कि मैं वोट देता या ना देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए इस बात को से कुछ डालते हुए आपने जो सवाल किया बड़ा अहम सवाल है। मैंने भी इस बारे में तकरीर की थी पार्लियामेंट के अंदर, और मैं समझता हूँ कि ये तमाम मामले की जो प्राइम मिनिस्टर ने इंक्वायरी टीम बनाई है, ये एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा एक हादसा है कि क्योंकि मैं उस इलाके से कलेक्ट होकर आता हूँ जहाँ पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ कॉटन और वीट मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस इलाके में होती है, और ये बड़ा ही रिमोट इलाका है, बॉर्डर के साथ है, और वहाँ पे किसान जो है वो रोड रहे। और अभी तक पंजाब तो फैसले नहीं कर सकी। पहले पंजाब ने फैसला किया था कि 6 बोरियां पर एकड़, और जिसका 6 एकड़ से ज्यादा जमीन है उसको देंगे नहीं। एक किसान को 36 बोरियां मिली। दूसरी तरफ है पास्को। अब पास्को के अंदर इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया कि शायद ही माजी के अंदर बहुत कम ऐसे स्कैंडल सामने आए होंगे कि बोरियां ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बल्कि इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है वो बारदाना जो है वो बिकना शुरू हो गया था। कोई 400 कह रहा है, कोई 500 कह रहा है, और फिर छापे पड़े, FIA को इन्वॉल्व होने पड़ा, और किसान बेचारा अभी भी बैठा हुआ है। बीच में जो मिडिल मैन है, आड़ती है, जो वो फिर भी फायदा उठा रहे उनके बलबोते में। इसी तरह पंजाब का फैसला रोक दिया गया और अभी तक वो फैसला सामने नहीं आया कि जी पॉलिसी क्या होगी। अब देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक स्टॉक जो है पिछले साल का इतना पड़ा हुआ है कि हुकूमत के पास जगह नहीं है रखने के लिए और खरीदने के लिए। और फिर वो जो यूक्रेन से गंदम मंगाई गई इंटरम गवर्नमेंट के अंदर, जिसका ये काम ही नहीं था कि मतलब ठीक है आगे गंदम की फसल आ रही थी और उन्होंने कोई फैसला करना था, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के हालात इतने मखदूश नहीं थे कि आपको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ गई, और सुना कि उसमें 84-85 अरब रुपए का जो है वो घपला हुआ। तो वो सुनने में तो एजाज साहब ये भी है कि वो जो जहाज लेके आया है डॉक्यूमेंटेशन में गंदम ज्यादा है और उसमें कमी है जो वहां पे हकीकत में पहुंची हुई है पोर्ट के ऊपर, और जहाज को रोका गया था कि ये मैच कर लेने थे, लेकिन वो मैच करने से पहले ही जहाज वहां से निकल गया। और इसमें एक इजाफा कर ले, वो महमूद साहब जो हैं, जो ये सारे चीज़ों के एक तो सरकारी ज़िम्मेदार हैं, क्या आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत, चले मैं आपकी नहीं कहता, जो मौजूदा हुकूमत है इसके लोग उस हुकूमत में भी उस वक्त मौजूद थे निगरान सेटअप में और अब भी मौजूद हैं, क्या आप जुडिशल कमीशन या किसी का गिरेबान पकड़ने की पोजीशन में हैं? कर सकेगी असम्बली कुछ? देखिए, मैं तो यही बात करूंगा कि देखें, अगर इन मामलात को सही नहीं किया गया, अगर ट्रांसपेरेंसी ना लाई गई, अगर ये चीजें साफ और शफाफ तरीके से ना की गई, तो फिर मौजूदा हुकूमत, खासतौर पर पंजाब हुकूमत, मुझे अफसोस होता है, दुख होता है ये देखते हुए कि पंजाब हुकूमत ने अभी तक कोई अपनी मतलब हनीमून ही उनका खत्म नहीं हुआ था, और इतना बड़ा उनके ऊपर ये क्राइसिस जो है नहीं, अभी तो चल रहा है। आप ऐसे ही ना रखें, अभी तो चल रहा है, अभी कितने दिन की हुकूमत हो, ये शुरू करने दें उनको। उन्होंने तो गंदम की कटाई भी कर ली है, आपकी मेरी वज़ीर आला ने, और साल में 800 का सूट भी ले आई हैं। काट कर गंदम को उठाना, गंदम को संभालना, गंदम को खरीदना, ये सबसे जो है वो मुश्किल काम। तो इस वक्त जो हालात है, मैं समझता हूँ उस पर मेरी तो बड़ी सीधी सी राय है कि जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, जो कि दूध का दूध और पानी का पानी जो है ना वो सामने